गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के प्रीवियस ईयर्स आए हुए क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉन्स्टेंटली पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो मोल क्या होता है सर? सबसे पहले मोल का डेफिनेशन होता है, जैसे कि दर्जन मतलब होता है 12, ऐसे ही मोल मतलब होता है 6.02 × 10⁻23 एंटिटीज। ठीक, अब फ्रैक्शन मतलब क्या होता है सर? तो जैसे कि परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 होता है, ऐसे ही फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1 होता है। ठीक, अब होता है डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन। ठीक, देन द मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। ठीक है, उस एक कंपोनेंट का रेशियो टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन। ठीक, जैसे कि अब सबसे पहले हमारा मान लो ये कंटेनर है। ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोग पानी डालते हैं। ठीक, पानी को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। ठीक, तो उसके हम लोग नंबर ए दे दिए। उसके बाद हम लोग चीनी डालते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं? सोल्यूट, उसको नंबर बी दे दिए। ठीक, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मान लो सोल्यूट निकाला है, चीनी निकालना है। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? उसका मोल। ठीक है, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ऐसे ही अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मोल फ्रैक्शन के लिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर होता है 1। ठीक, क्योंकि हम फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 निकालते हैं, इसीलिए टोटल क्या हो जाता है? सॉल्वेंट और सोल्यूट मिला के 1 हो जाता है। ठीक, तो हमें जरूर ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये हमेशा वैल्यू 1 से कम ही रहेगी। ठीक, ओके। Our next question is state the main advantage of molality over molarity as the unit of concentration। ठीक, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, हाउ डज द चेंज ऑफ टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ मोलारिटी एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा मोलारिटी और मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन को। ठीक, तो मोलारिटी क्या होता है? ठीक, मोललता क्या होती है? तो ये होती है नंबर ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 केजी में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 केजी सॉल्वेंट में। ठीक, ये जरूर याद रखना कि हर जगह सॉल्यूशन यूज होता है लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक, मोलैलिटी में तो 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसको कहते हैं मोलैलिटी। ठीक, ऐसे ही हमारा मोललता यानी कि मोलरता, इसको कहते हैं मोलैरिटी। ये है नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 1 केजी सॉल्वेंट में, यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक, ऐसे ही हमारा क्या हो जाता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक, अब जैसे ही हमारा वॉल्यूम बढ़ता है, अब वॉल्यूम पर देखो यहाँ पे तो वेट है। ठीक, मोलैरिटी में वेट है तो ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, लेकिन मोलैरिटी में वॉल्यूम है। ठीक, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है। ठीक, तो यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारी मोलैरिटी घटेगी। ठीक, इसीलिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा और जो हमारा मोलैरिटी होगी वो घटेगी, लेकिन जो हमारा मोलैलिटी होगा वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए मोलैरिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर वाइल मोलैरिटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, स्टेट हेनरी लॉ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सोलबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। तो हमको पहले इसको याद करना है कि अगर सॉलिड इन लिक्विड है, ठीक, अगर सॉलिड इन लिक्विड जैसे कि चीनी इन पानी, अगर चीनी को पानी में मिला रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ती है।
जैसे कि हम लोग गर्म कर देते हैं तो चाशनी बन जाता है, सॉल्बिलिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक। लेकिन अगर गैस इन लिक्विड है, ठीक, तो यानी कि अगर कोई गैस लिक्विड में प्रेजेंट है तो हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्बिलिटी घटती है, ठीक। तो ये दोनों हमें पहले याद कर लेना। अब हमने पढ़ा है हेनरी लॉ क्या होता है। तो हेनरी भाई साहब ने कहा था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, ठीक। यानी कि अगर कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ठीक, और इसमें कुछ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बाहर निकलेगा, ठीक, यानी कि उसकी सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी। अब जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा उतना ज़्यादा बाहर निकलेगा, जितना ज़्यादा बाहर निकलेगा उतना ज़्यादा यहाँ सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे इकट्ठा होगा। अब जितना ज़्यादा गैस यहाँ लिक्विड के सरफेस पे इकट्ठा होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर लगाएगा। अब जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर लगाएगा ऊपर सरफेस पे उतना ज़्यादा गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक। यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा बाहर निकलेगा, उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, उतना ज़्यादा सॉल्बिलिटी होगी। तो हेनरी भाई साहब ने बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, कि ये वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसका नाम है KH, ठीक। तो KH को कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब हम लोग क्या कहते हैं कि जितना ज़्यादा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा सॉल्बिलिटी होगा। यानी कि हम लोग मोल फ्रैक्शन को सॉल्बिलिटी को डायरेक्ट रिलेशन बताते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्बिलिटी कह देते हैं कभी कभी, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं जो हेनरी कांस्टेंट होता है KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्बिलिटी कहते हैं तो ये KH सॉल्बिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जिसका KH ज़्यादा होगा उसकी सॉल्बिलिटी कम होगी, और सॉल्बिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जिसका टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी हमारी घटेगी, ठीक। इसको हम लोग याद कर लेंगे। Our next question is state Raoult's law for the solution of volatile liquid, ठीक है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, define Raoult's law in general form in reference to the solution, ठीक है। define Raoult's law in general form with reference to the solution, तो कैसे भी पूछा जा सकता है ये सवाल। state Raoult's law for the solution of volatile liquid। तो Raoult's law क्या बताता है? Raoult's law बताता है it states that at a given temperature, यानी कि एक given temperature पे for a solution of volatile liquids, यानी कि दोनों लिक्विड volatile होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग हेनरी लॉ क्या पढ़े थे? लिक्विड इन गैस, ठीक, लेकिन यहाँ पे दोनों लिक्विड है, ठीक। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, उसमें प्योर ए लिया, ठीक, एक लिक्विड है जिसका नाम ए है, वो प्योर फॉर्म में है, तो ये जो पार्शियल वहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो प्योर फॉर्म का प्रेशर होगा, ठीक। टोटल प्रेशर प्योर फॉर्म का होगा क्योंकि इसमें केवल ए है। ऐसे ही हम लोग ने बी लिया तो यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा वो प्योर फॉर्म में, यानी कि P0B मिलेगा, तो प्योर फॉर्म का प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब जब हम लोग इसको दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ए और बी, दोनों इकट्ठा हो गए। अब इसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा और इसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो इसको कहते हैं पार्शियल, ठीक। यानी कि ए की वजह से जो प्रेशर होगा उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए, और बी की वजह से जो प्रेशर होगा उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी, ठीक। अब हम लोग जो राउल्ट्स लॉ बताते हैं, इनका कहना है कि एट अ गिवन टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर ए का निकाल रहे हैं तो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ऐसे ही अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर अगर हम लोग बी का निकाल रहे हैं तो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटाते हैं
तो हम लोग हेनरी लॉ में हेनरी कांस्टेंट KH लगाए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर, ठीक, यानी कि पहले वेपर प्रेशर कितना था प्योर फॉर्म का, ठीक, इनटू मोल फ्रैक्शन A का। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B बराबर प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक। ये हमारा हो गया राउल्स लॉ, ठीक है। तो राउल्स लॉ में हमें याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर लगाते हैं, लेकिन हेनरी लॉ में हम लोग हेनरी कांस्टेंट लगाए। राइट शॉर्ट नोट ऑन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो एन आइडियल सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे करे, ठीक है, सारे रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको कहते हैं हम लोग राउल्स लॉ। तो राउल्स आइडियल उसको कहते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो प्रेशर ऑब्जर्व होता है, यानी कि प्रेशर जो टोटल होता है एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो बराबर होता है दोनों के सम के पार्शियल प्रेशर के, यानी कि P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। और जो पार्शियल प्रेशर होता है वो भी इक्वल होता है P0A XA के, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B बराबर P0B XB। दूसरा पॉइंट है कि जो डेल्टा V मिक्सिंग यानी कि चेंज इन वॉल्यूम होता है वो जीरो होता है, ठीक। चेंज इन वॉल्यूम जीरो क्यों होता है, क्योंकि ना तो कोई अट्रैक्शन होता है ना तो कोई रिपल्शन होता है। अगर मान लो अट्रैक्शन हो जाए तो फाइनल वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक, और फाइनल वॉल्यूम घट जाएगा तो वो B फाइनल माइनस B इनिशियल यानी कि निगेटिव में आएगा, डेल्टा V निगेटिव में आएगा। तो डेल्टा V ना तो निगेटिव में आता है ना पॉजिटिव आता है, जीरो आता है, यानी कि जो V इनिशियल होता है वही V फाइनल होता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम होते हैं। अब डेल्टा H मिक्सिंग जीरो होता है, यानी कि एंथैल्पी चेंज जीरो होता है, ठीक, यानी कि जब हम A और B मिलाते हैं तो सबसे पहले A और A के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो A और A के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ती है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। अब जब हमारा A और B बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना एनर्जी देनी पड़ती है उतना ही एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए जो हमारा डेल्टा H मिक्सिंग होता है वो ज़ीरो होता है। अब हमारा हो गया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो जो पहले फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है A और A के बीच और B और B के बीच, वही बाद में भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है A और B के बीच बराबर होता है। और जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी होती है, यानी कि एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, तो अगर हमारा कोई भी रिएक्शन हो वो हमारा चेंज इन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। अगर हमारा कोई भी रिएक्शन होता है तो डेल्टा G यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी हमेशा नेगेटिव होता है। एनर्जी नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए ये हमें डेल्टा G नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि डेल्टा G लेस देन जीरो होनी चाहिए, तभी रिएक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। गिव 3 एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक। हेनरीज लॉ का 3 एप्लीकेशन देना है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, ठीक, उसमें प्रेशर बढ़ा के, ठीक, उसमें जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ाई जाती है, यानी कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स द बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर उसको अप्लाई करके और गैस को लिक्विड में सॉल्युबलाइज किया जाता है ज़बरदस्ती, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है कि जो हमारे सी डाइवर्स होते हैं, ठीक है, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनके सिलेंडर में नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था, ठीक। तो ब्लड में मेजर कंपोनेंट पानी पाया जाता है। तो नाइट्रोजन का वाटर सॉल्युबिलिटी यानी कि ब्लड सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से डबल था। तो जैसे ही हम लोग सी डाइवर्स जैसे ही समुद्र के नीचे जाते थे तल में, तो प्रेशर बढ़ जाता था, और जब प्रेशर बढ़ता था तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ जाती थी, यानी कि जितना चाहिए, जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती थी, तो गैस ज़्यादा ब्लड में सॉल्युबलाइज हो जाती थी, ठीक। तो जैसे ही आदमी बाहर आता था, सी डाइवर्स बाहर आता था समुद्र से,
तो वो जो प्रेशर है वो अचानक कम हो जाती थी। अब अचानक प्रेशर कम हो गई, वही हालत हुई जैसे कि हमारा कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, उसको ढक्कन खोल दिया, क्या होते थे, बुलबुले निकलते थे। वही हालत इनके होता है, यानी कि उनके ब्लड में से ये जो हाईली डिजॉल्व ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं ये बबल्स के फॉर्म में निकलते हैं, ठीक। और वो क्या करता है, पेन क्रिएट करता है, ठीक, जिसको हम लोग बेंड्स कहते हैं, ठीक। अब वही है, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, ठीक है, दैट इज टू अवॉइड बेंड्स, सी डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर डाइल्यूटेड विद हीलियम। तो उसका क्या है कि हम लोग इनर्ट गैस उसमें मिला देते हैं, जैसे कि हीलियम। अब इनर्ट गैस क्या होता है, वो सॉल्युबिलिटी को घटाता है, ठीक। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो वो सॉल्युबिलिटी को कम करता है, ठीक। अब क्या हो गया, ड्यू टू तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ पे प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर कम होने की वजह से वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है, गैस, सारी गैसेस कम हो जाती है, ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलने लगती है, इसलिए कभी कभी हमें चक्कर जैसा आता है, एंग्जाइटी फील होता है, ठीक, चक्कर जैसा आता है, चिंता भी होती है, ठीक, हेडेक होता है, ठीक। उसके बाद अब उस जो स्टेज होती है उसको कहते हैं एनॉक्सिया, ठीक। जहाँ पे ए और एन लगता है उसका मतलब होता है एब्सेंट, ठीक। तो ऑक्सीजन एब्सेंट, इसको कहते हैं एनॉक्सिया, ठीक। तो ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस इन द ब्लड टिश्यू ऑफ द माउंटेन क्लाइंबर्स, जिस प्रोसेस को कहते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि यह प्रॉपर्टी केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन का है, ठीक। अब वो केवल डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितनी प्रेजेंट है, ठीक। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में नंबर ऑफ आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे नहीं डिपेंड करता, केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ठीक। तो हमारे सिलेबस में 4 रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला हो गया RLVP, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। दूसरा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट होना, ये भी हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है। तीसरा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कमी होना, डिप्रेस होना, ये भी हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है। चौथा हो गया ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे पाई RT या फिर CRT, ठीक, जो कि हमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ये भी डिपेंड करता है, ठीक। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक, क्योंकि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करती हैं, ओके। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W, यानी वेट बाय वेट। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। एंड इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, ठीक, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें लगभग काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का। तो इसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 10% W/W मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज कितने में होता है, आउट ऑफ 100। और वेट बाय वेट, यानी कि ऊपर ये मान लो सॉल्यूट है और नीचे सॉल्यूशन है, ठीक। तो यानी कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज, इज प्रेजेंट इन 100%, यानी कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में, विलयन में 10 ग्राम तुम्हारा ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 में, तो पानी कितना होगा, यानी कि सॉल्वेंट कितना होगा, 90 ग्राम, ठीक। अब हम लोग निकालते हैं मोल। तो मोल निकालने का हम लोग सबसे बढ़िया फॉर्मूला देखे थे
कि मोल्स बराबर होता है क्या, मोल्स बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, उसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स निकालते हैं, वेट कितना दिया है, अगर हम लोग ग्लूकोज का मोल्स निकालते हैं तो उसका वेट यानी कि ग्लूकोज का वेट 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, इसका कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक। तो ये टोटल इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। तो उसका मोल्स निकल आएगा, ग्लूकोज का कितना आ जाएगा 0.055 मोल्स। ऐसे ही हम लोग मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ पे पानी कितना है 90 ग्राम, ठीक, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना है 18, H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 16 2 18, तो ये आ जाएगा 5 मोल। अब हम लोग ने दोनों का अलग अलग मोल निकाल लिया है। अब हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बचपन में, क्या पढ़े थे मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। केवल मोलैलिटी में ही सॉल्वेंट होता था, ठीक, बाकी सब में क्या है सॉल्यूशन था, ठीक। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट नीचे है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए थे 0.055 मोल, तो यहाँ पे हम लोग रख दिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.055 मोल। अब नीचे है केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 0.090 ग्राम केजी, ठीक। अब ये तुम्हारा मोलैलिटी निकल गया, कितना आ जाएगा 0.617 मोलल, ठीक है। अब ये तुम्हारा मोलैलिटी निकल आया। अब अगर तुम्हें मोलैरिटी निकालना हो तो हम लोग बचपन में कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे मोलैलिटी बराबर, मोलैरिटी मोलरता बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो हर जगह सॉल्यूशन होता है लेकिन मोलैलिटी में सॉल्वेंट होता है, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे मोलैरिटी में। तो मोलैरिटी का क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हम लोग निकाल दिए हैं ग्लूकोज का, ठीक, 0.055 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मोलैरिटी के लिए, तो हमें क्या दिया है ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो ग्राम यानी कि वेट दिया है और हमें वॉल्यूम निकालना है, यानी कि हमें डेंसिटी की मदद चाहिए। तो देखो डेंसिटी दिया होगा इसमें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक। तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो हम लोग मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी दी है 1.2 ग्राम पर ml, तो यहाँ पे ग्राम होगा, यहाँ पे ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये आ जाएगा 83.33 ml। तो लेकिन हमें चाहिए लीटर में, तो लीटर में करने के लिए हम लोग 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.0833 लीटर। अब हम लोग यहाँ पे रख देंगे 0.055 मोल अपॉन 0.0833 लीटर, ये आ जाएगा हमारा 0.67 मोलर, ये हमारी मोलैरिटी आ गई। अब हमें दिया है मोल फ्रैक्शन भी निकालना था, ठीक, मोल फ्रैक्शन निकालना था। तो फ्रैक्शन क्या होता है, आउट ऑफ कितना होता है, आउट ऑफ 1 होता है, ठीक। तभी हम लोग ने मोल फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 पढ़ा था, तभी हम लोग ने पढ़ा था मोल्स ऑफ ए यानी कि सॉल्वेंट और मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि बी बराबर कितना होता है 1, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर 1 होता है, यानी कि दोनों 1 में निकाल रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन यानी कि उसका मोल अपॉन टोटल मोल, तो उसका मोल यानी कि जिसका निकाल रहे हो ग्लूकोज का मोल, तो ग्लूकोज कितना, ग्लूकोज का मोल हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 0.055 मोल, तो 0.055 मोल अपॉन टोटल मोल यानी कि ग्लूकोज का भी मोल प्लस किसका मोल, पानी का मोल, तो 0.55 प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.01 आ गया। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर पानी निकालना हो तो उसका मोल अपॉन टोटल मोल करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये फॉर्मूला पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट बराबर 1 होता है। तो अगर हम लोग ने सोल्यूट का निकाल लिया तो 1 में से माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का निकल आएगा। तो सॉल्वेंट का जब हम लोग निकालेंगे 1 माइनस 0.01 तो ये आ जाएगा 0.99। ठीक, आई होप आपको ये सवाल पूरा समझ में आ गया। और जो सॉल्यूशन है, अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन अगर मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आता है तो इसी से ही आएगा। ठीक, बाकी बचता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, ये सब निकालने को आता है तो वो सब भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक, ओके।